बाबा, आप शाहू जी से युद्ध संबंधी मंत्रणा के लिए कब मिलने वाले हैं? कल। साहस तो पूरा था ही, अब आधी सेना भी जुड़ चुके हैं। महादेव ने चाहा तो वर्षा ऋतु समाप्त होने से पहले कई और सैन्य बल हमसे मिल जाएंगे। तो बाबा, कल मैं भी आपके साथ सातारा चलूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा। पण काय? का म्हणजे कल घर में ग्रहमक की रस्म है और उससे पहले तुझे हल्दी लगेगी, और जब हल्दी लग जाए तो दूल्हा घर से सीधा मंडप जाता है और कहीं नहीं। कल तो मुझे हल्दी वल्दी नहीं लगवानी आई। अरे बाजी, विवाह करना है तो रूपवान तो बनना ही पड़ेगा, और रूपवान का रूप हल्दी से ही खिलता है। तुझे इतना ही शौक है रूपवान बनने का तो तू अपने पेट पे हल्दी मल ले, उसके बाद इसका रूप खिल जाएगा। हल्दी तो लगवानी पड़ेगी बाजी, क्योंकि यही एक समय है जहाँ हल्दी पहले लगती है और चोट बाद में। हो रे बाजी, मल्हार अनुभव से बोल रहा है। आखिर इसका भी तो विवाह हुआ है। मल्हार हमेशा बाजी के साथ तीर तलवार में लगा रहता है। कभी कभी हमारे वैनी को भी तो समय दिया कर। मल्हार तो अपने पत्नी को भी अनुशासन में रखता होगा। पत्नी आगे बढ़, श्रृंगार कर, पीछे हट, भोजन रे, हो ना? भाऊ भी ऐसे ही करेंगे। आप सब लोगों को क्या हो गया है? लगता है आप सभी लोग भूल गए हैं कि ये विपत्ति काल है। संकट हमारे सर पर मंडरा रहा है। शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं भूला बाजी, पर विपत्ति के भय से जीवन का उत्सव मनाना बंद नहीं किया जाता। बाबा, मैंने विवाह के लिए हाँ कहने से पहले ही कह दिया था कि ये विवाह स्वराज की लड़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, और अभी तो विवाह भी नहीं हुआ और आप लोग मुझे स्वराज की लड़ाई में भाग लेने से रोक रहे हैं। विवाह बंधन सही, पर मुझे बांध नहीं पाएगा। विवाह के 2 दिन बाद जब बाबा अपनी मुहिम के लिए कूच करने निकलेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, और तू अपना वादा पूरा करेगी। तू सुनिश्चित करेगी कि मुझे बाबा के साथ जाने से कोई नहीं रोके। बड़ा जेवत कर रही है तू। आओ हम अपने हाथों से खिलाते हैं। बस बाबा, मोहन नहीं खा सकता। खिला थोड़ा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जीजा जी, हाँ मंडप निर्माण के बारे में बात करने के लिए कुछ कारीगर आए हैं। हाँ, हम मिलते हैं उनसे, अभी आते हैं बात करके। क्षमा कीजिए, अभी आए। काशी, तू चाहती है ना कि तेरे आई बाबा तेरे विवाह के बाद भी ऐसे ही प्रसन्न रहे? तो तुझे अपनी आई की सबसे बड़ी चिंता मिटानी होगी। काशी, दीपक, ये मीठे का भाग्य है कि उसकी गिरते ही उस पर चींटियां आ जाती हैं, और हम उसके भाग्य से लड़ते हैं। उस पर चींटियां आने से भी रोकते हैं, उसे खुले में रखकर चींटियों को आमंत्रण नहीं देते। हो ना? हो। ऐसे ही काशी, अल्पायु होना बाजी का भाग्य है, पर हम उसके भाग्य से बिना लड़े हार मान जाएं? नहीं, हमें उसके भाग्य से लड़ना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। बाजी का रणभूमि में जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना। उसकी लंबी आयु के लिए तुझे उसे रणभूमि में जाने से रोकना होगा, शस्त्र उठाने से रोकना होगा,
किसी भी संकट में पड़ने से रोकना होगा काशी, समझ ला। पर ये कैसे संभव है आई? बाजी एक योद्धा है, स्वराज का सेनानी है, वो रणभूमि से कैसे दूर रह सकता है? तलवार उठाए बिना जो युद्ध न करे वो स्वराज का सेनानी नहीं होता क्या? तेरे बाबा को ही देख ले, उन्होंने जो स्वराज की सेवा की है वो तो बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं कर सकता। यदि बाजी भी तेरे बाबा जैसा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और क्या, पेशवेन बाई ने तुझसे स्वयं कहा था कि बाजी को सुधारने के लिए उन्हें तेरी सहायता चाहिए। तू जो भी करेगी उससे बाजी पेशवेन बाई के पास रहेगा, तो वो भी प्रसन्न और तू भी प्रसन्न। हमें क्या करना होगा आई? क्रोध से शक्ति आधी हो जाती है और क्रोध के कारण खाना छोड़ देने से और भी आधी। तू अब तक सो ही नहीं आई? तेरे साथ 2.5 रात जागते जागते मेरी तो नींद ही खत्म हो गई है। अब तो नींद तब आएगी जब इस बात का विश्वास होगा कि काशी भी तेरा ख्याल रख पाएगी। फिर तो तू जागती ही रहेगी आई। वो बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की कभी किसी का ख्याल नहीं रख सकती, और तेरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं हमेशा से ऐसी ही हूं? मैं भी कभी लड़की थी और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, एकदम शरारती। बिल्लियों की पूंछ में धागा बांधने वाली, पड़ोसियों के बगीचे से आम चुराने वाली और अपनी सोती हुई बहनों की चोटियां एक दूसरे के साथ बांधने वाली। तुझे पता है तू और भीऊ इतने शरारती क्यों हैं? तुम दोनों मुझ पे गए हो। तेरे बाबा तो हमेशा पढ़ते रहते थे और जब हमारा विवाह हुआ तब हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, जैसे तुम और काशी अब लड़ रहे हो। ये देख, ये पता है क्या है? मैं ना एक दिन तेरे बाबा के पुस्तकों के बीच के 2 पन्ने फाड़कर उनकी नाव बनाकर उन्हें तैरा रही थी, और जब वो आए तो डर के भाग गई और भागते भागते गिर गई। लेकिन मैंने उनकी आई को ये बताया कि तेरे बाबा ने मुझे धक्का दे दिया और फिर उसके बाद उन्हें इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है कि तू पूछ मत। आई, आप दोनों इतना लड़ाई करते थे तो फिर इतना प्रेम कब हुआ? ये प्रेम बड़ी विचित्र चीज होती है बाजी, कब मन में घर बसा लेती है समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। जैसे बचपना समाप्त हुआ, एक दूसरे के लिए सम्मान आया, सम्मान के बाद मित्रता हुई, और सम्मान और मित्रता में प्रेम अपनी जड़ पकड़ ही लेता है। जो भी विवाह करता है उसके साथ ऐसा ही होता है आई। यदि काशी और मेरे बीच कभी प्रेम नहीं हुआ तो
भाई साहब इस आशा और विश्वास के साथ ये पत्र लिख रहे हैं कि एक ना एक दिन ये आप तक अवश्य पहुंचेगा। यानी आपको पता चलेगा कि आपका पुत्र आपको भूला नहीं। आप हैं कौन? धना जी, धना जी आप जीवित हैं? खुश हो जी महाराज। हमको क्षमा करना महाराज, आपकी जीवन रक्षा के लिए हमको अपनी मृत्यु का खेल रचाना पड़ा। हमारी जीवन रक्षा पर किससे धना जी? ऐसा कौन है जो हमारी हत्या करना चाहता है? और यदि आप जीवित हैं तो चंद्रसेन ने किसकी हत्या की? सब क्या हो रहा है धना जी? नहीं महाराज, चंद्रसेन तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको बचाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। महाराज, जिस दिन आपका राज तिलक हुआ उस दिन कमरुद्दीन ने हमें महल के पीछे मिलने का संदेश भेजा था, और यहां तक कि उसको महल का गुप्त मार्ग भी मालूम है। और जब हमको ये जानकारी मिली तो हम समझ गए कि तभी संभव है जब महल के भीतर से कोई उनका साथ दे रहा हो। महाराज, कई बार झूठ को सामने लाने के लिए सत्य को मारना पड़ता है, और हमने वही किया। चंद्रसेन ने हमारी हत्या नहीं की। चंद्रसेन ने जिस शव को मुखाग्नि दी थी वो हमारे बहरूपे का शव था। अमी ने चंद्रसेन से कहा था कि उस बहरूपे के हाथ में अपनी अंगूठी रख देना ताकि बाजी की बाज दृष्टि उस पर पड़े, और वही हुआ महाराज। बाजी ने हमारी हत्या का आरोप चंद्रसेन पर लगाया, और चंद्रसेन ने हमारी मृत्यु के झूठ को सच साबित करने के लिए
पितृ हत्या का पाप अपने सर पे लिया। महाराज, हम जानते थे जब मुगलों को लगेगा कि धानाजी अब जीवित नहीं है और बालाजी और बाजी के विवाह में व्यस्त हैं, तो वो सोचेंगे कि यही समय है आप पर हमला करने का। पर हम मराठा हैं महाराज, हम गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा पर हर पल नजर बनाए हुए थे। धनाजी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने फिर एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की। महाराज, अभी हमने हमला करने वालों को मारा है, लेकिन उन्हें भेजने वाले अभी भी जीवित हैं और अज्ञात हैं। और इस समय हम मात्र बालाजी और बाजी पर ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र वही हैं जिन्होंने हमारी मृत्यु का सत्य जानने का प्रयास किया था। महाराज, इससे पहले कि महल में छुपे मुगलों के गुप्तचर आप पर दोबारा हमला करने की कोशिश करें, हम बालाजी और बाजी के साथ मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे। महज जी के घर से बाजी के लिए पत्र आया है। ठीक है। चिमना, किसका पत्र है? आई, पत्र नहीं, प्रेम पत्र है। हाँ? किसने लिखा है? गोटे भाव ने। अरे जब भाव का पत्र है तो बहन ही नहीं लिखा होगा ना। आई, हमें भाव को देकर आते हैं। दे इकडे। दे। आई, ये भाव। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। आपकी पत्नी बनकर आपकी और आपकी आई की सेवा करने को भी तैयार है। वाह। पर हमारी एक शर्त है। विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे और हमारे बाबा की तरह बिना शस्त्र उठाए स्वराज के सेनानी बनेंगे। ऐसा करने में हमारे बाबा आपका साथ देंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो ये विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या हुआ आई? अब हम क्या करेंगे? नहीं माहिती चिमना। एक और मेरा बेटा है जिसे मातृभूमि के लिए मिटना मैंने स्वयं सिखाया, और एक और वो बेटी जिससे मैं वचन देके आई हूं कि इस घर में उसकी हर इच्छा का मान रखा जाएगा। स्वराज के लिए लड़ना बाजी का कर्तव्य है, और एक सुखी गृहस्थी जीवन देखना काशी की कल्पना। समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किसे चुनो। अगर दोनों को मिलाया तो किसी एक का दिल टूट जाएगा, पर अगर नहीं मिलाया तो शायद पूरा भारत।
जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सब हमसे कहते कि संतान को जन्म देने में बहुत पीड़ा होती, पर जब संतान स्वयं से दूर हो जाती है तो कितनी पीड़ा होती है ये हमसे किसी ने नहीं बताया। अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती, पर जब वो किसी की बहू बन जाती तो माँ का प्रेम तो रहता है, पर ना उसे दिखाने का अवसर मिलता है और ना ही उस पर कोई अधिकार रह जाता। कल तेरा विवाह है काशी, और तुझ पर हमसे ज्यादा किसी और का अधिकार होगा, हमारा नहीं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। कैसे ना रोए काशी, बेटी की विदाई में तो घर का आंगन तक रोने लगता है। ये तो तुझे आया है, कैसे नहीं रो। जी हमारी बात मानेगा या नहीं? काशी, यदि कल हमारे द्वार पर तुम्हारी बारात आई ना, और जब बाजी ने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर ली, विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो यह विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। आई, हल्दी मुझे लग रही है, तो तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? यदि काशी के आने के पहले ये हाल है, तो विवाह के बाद तू उसे अकेले कैसे संभालेगी? आने दे उसे, फिर मैं और वो मिलके तुझे ठीक करेंगे। कर लगा? ठीक तो उसे किया जाता है जो बिगड़ा होता है। अरे सीधे राव जी, आप कृपया नीचे बैठे रहिए। अभी आपको और सीधा करना है। आक्रमण! बापा, मैंने मेरे बेटे को रणभूमि में लाल रंग से नहाते हुए भी देखा है, और आज उसकी हल्दी पे पीले रंग में रंगते हुए भी देखा है। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों रंगों में से कौन से रंग को मैं उसके लिए चुनना चाहती हूँ। पर दोनों रंगों में से एक रंग को चुनना जरूरी है क्या? बाजी के जीवन में दोनों रंग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? महादेव रणभूमि में भैरव है, तो कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ भी है। जब स्वयं भगवान योद्धा और गृहस्थ दोनों बन सकते हैं, तो भक्त क्यों नहीं बन सकता? कहते हैं जन्म देने वाली माँ का अधिकार ईश्वर से पहले होता है, तो
बस बाजी के जीवन का इतना बड़ा निर्णय मैं उसके भाग्य पर नहीं छोड़ूंगी। ये निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मला क्षमा करा। माई तूने ये क्या किया? इस दर्द के सामने काशी की पीड़ा बहुत बड़ी होगी चिमना। जब उसे ये पता चलेगा कि बाजी ने ये पत्र पढ़े बगैर ही उससे विवाह कर लिया। पढ़ाई? तूने वो पत्र भाऊ से छुपाया क्यों? मैंने काशी से बात की है। मैं उसका मन जानती हूँ चिमना। ये पत्र उसने नहीं लिखा, उससे लिखवाया गया है। इस पत्र में शब्द तो काशी के थे, पर आवाज उसकी आई और मौसी की, जो ना बाजी को पसंद करते हैं ना हमारे परिवार को। पर जब काशी यहाँ आएगी, अपनी आंखों से देखेगी, हमारे परिवार का स्नेह प्रेम देखेगी, तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। चिमना, काशी को हमारे परिवार के रंग में रंगने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। करेगा ना? इतनी बड़ी हो गई हमारी बच्ची। आओ, आशीर्वाद लो। हे गौरी माँ, हमें सौभाग्य, सुख और शांति दो, और उस बाजी को थोड़ी सद्बुद्धि, जिससे वो युद्ध वुद्ध छोड़ के हमारे बाबा जैसे बनने का प्रयास करे।
बाजी, आज से तेरा पूरा जीवन बदलने वाला है। असं काहीच नाही होणार. मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा. सबको ऐसा ही लगता है बाजी, पर विवाह के पश्चात हर किसी को बदलना ही पड़ता है. विवाह चीज ही ऐसी है बाजी. भाऊ, एक बार सोच लो, ये अंतिम अवसर है. यदि आपने विवाह कर लिया ना तो काशी गले पड़ जाएगी और आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे. बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है. विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है. बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना. बाजीराव, वधू को मंगलसूत्र पहनाओ. इस सातवें फेरे के साथ ही तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में सदैव के लिए बंध गए हो. आज आपसे यहाँ एक पेशवीन बाई नहीं, एक माँ मिलने आई है. एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है.
आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। बाजी और काशी दोनों में से किसी एक की प्रसन्नता को चुनना पड़े तो कैसे चुनेंगी आप? मुझे बाजी के लिए जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया। बाजी की प्रसन्नता के आगे काशी की प्रसन्नता मेरे लिए बड़ी होगी। काळजी करू नका। पियू, काशी अपने दाएं पैर से चावल गिरा के अंदर आ जा। अगर ये कहा मेरे ये महान भाव और कहा ये ताड़का।